हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कलाम सीरीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, और जिसमें पहले हमने साइंस का सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया था। अभी हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रोनिज्म, ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फुई। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में और उनका रोल देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स पर क्या रोल है, वो फ्रेंड की तरह काम करते हैं या फिर एनिमी की तरह काम करते हैं। यानी उनसे हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, या फिर अगर फ़ायदा नुकसान दोनों हो रहा है तो क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, फ़ायदा या नुकसान, या उसको अगर कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं तो उनसे कैसे बच सकते हैं, या फिर कुछ उनके फ़ायदे हैं तो उनको किस तरह हम उनसे फ़ायदा अपना निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जानेंगे, फिर उनका रोल देखेंगे डेली लाइफ में ह्यूमन बींग्स पर क्या है, यानी वो ह्यूमन बींग्स पर कैसा पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं अपना, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, यानी वो एनिमी की तरह काम करते हैं या फिर फ्रेंड की तरह काम करते हैं। ये भी इसी चैप्टर में देखेंगे। और इसी के साथ साथ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी, जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम कंप्लीट करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप बेल आइकन से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और आप वहां से जाकर विज़िट कर सकते हैं चैनल को और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आपके जानने वाले जो भी फ्रेंड्स हों, कज़िन्स वगैरह हों, आप उनको इसका लिंक पहुंचा सकते हैं जो एएमयू की 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर इन फ्यूचर आप एएमयू के बाकी एंट्रेंसेस की तैयारी करना चाहते हैं, एएमयू 11th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कराई जाएगी हर एंट्रेंस की तैयारी। अभी पहले 9th एंट्रेंस की तैयारी इस साल कराई जा रही है और अगले साल से बाकी एंट्रेंसेस की तैयारी भी हमारे चैनल के थ्रू कराई जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally can't see, and these are called microorganisms and microbes. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स देखे हैं, प्लांट्स देखा है, एनिमल्स देखे हैं अपने आसपास में, लेकिन कुछ जो लिविंग बींग्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते। यानी वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से तो देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन वो लिविंग हैं और कहीं ना कहीं हमारा उनसे इंटरेक्शन हो रहा है। वो कहीं ना कहीं हमको कहीं प्रमोट करते हैं और कहीं हमको हार्मफुल इफेक्ट भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते उनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन द moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में हैं जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर रेनी सीजन में कोई मॉइस्ट ब्रेड को हम रख देते हैं तो वो कुछ ही समय के बाद क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का रीज़न क्या है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, और एनवायरनमेंट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम तो नहीं देख पाते, लेकिन वो ब्रेड पर जैसे ही जाते हैं उनको खाने का जो मटेरियल था वो मिल जाता है, और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहाँ से वो ग्रो कर जाते हैं, और इसी वजह से वाइट ग्रेइश पैचेस ब्रेड पर हमको देखने को मिलते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उनको देख सकते हैं। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम कुछ ब्लैकिश स्ट्रक्चर देखोगे, क्या आप जानते हैं इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है। तो अभी हम पहला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड द सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। जैसे पीछे 2 एक्टिविटी इन्होंने कराई थी, आप एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो उन एक्टिविटीज़ से हमें पता लगता है कि जो वाटर है और जो सॉइल है इनके अंदर कहीं ना कहीं दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट थे। तभी मान लीजिए जो ब्रेड था रेनी सीजन में उस पर स्पॉइलिंग क्यों हुई, तो उसमें स्पॉइलिंग इसीलिए हुई क्योंकि जो एयर थी उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते तो वो वहाँ पर स्पॉइलिंग नहीं होती।
दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब, ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हालांकि वो सब माइक्रोब्स के अंदर नहीं पड़ते, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है कि सभी के सब माइक्रोब्स होंगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन बी सीन विद अनएडेड आई एंड सम ऑफ देम सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ये कह रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। The others can't be seen with the help of microscope and that is why these are called microorganism। ये कह रहे हैं हालांकि कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते और यही वजह है कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स एंड दीज आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गा। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं या फिर एल्गा हो सकते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। पहले हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है उनका। क्लासिफिकेशन किन पार्ट्स में किया जा सकता है, 4 पार्ट्स में किया जा सकता है। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, एल्गा हो सकते हैं। ये सभी टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिनमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउएवर दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो वायरसेस होते हैं, हमने 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया था लेकिन वायरस का वहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वायरसेस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनको लिविंग प्रॉपर्टी शो करने के लिए किसी न किसी होस्ट सेल का होना ज़रूरी है। यानी किसी न किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो लिविंग प्रॉपर्टी शो करेंगे, अदरवाइज एज अ लिविंग वर्क वो नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि उनको उस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। which may be a bacterium, plant or animals. Some of the viruses are shown in the figure। तो अभी फिगर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्होंने पिक्चर्स दिखाई हैं। The common cold ailment like cold, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय द वायरसेस। यहाँ पर ये एग्जांपल बता रहे हैं कि वायरसेस के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। कॉमन कोल्ड हो सकती है, इन्फ्लुएंजा जो जिसे फ्लू कहते हैं वो हो सकती है, या फिर ज़्यादातर जो कफ होती है वो ज़्यादा किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरसेस। और जो कुछ सीरियस डिजीज़ है जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब भी किसके थ्रू होती हैं, वायरसेस के थ्रू होती हैं। यानी ये डिजीज़ हैं कि जो उससे वायरसेस से होती हैं। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया और ऑल्सो कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। बाकी डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होती है कौन सी है, डिसेंट्री, मलेरिया। तो इनके आपको नाम याद रखने के, वायरस से डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर वायरस से कौन सी हो सकती है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और ज़्यादातर कफ, ये किसके थ्रू हो सकती हैं, वायरस के थ्रू। और जो सीरियस डिजीज़ वायरस से होती है वो होती है पोलियो, चिकन पॉक्स, यही जो डिजीज़ हैं जो वायरस के थ्रू होती हैं। और जबकि अगर हमें देखना है बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी डिजीज़ होती हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ के एग्जाम्पल। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज कॉज्ड बाय फंजाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ये याद रखना है। तो डिसेंट्री मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू। टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। अब यहाँ पर फिगर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये रोड शेप बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसके अलावा एल्गा के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, एल्गा के एग्जाम्पल हैं। कुछ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या हैं, सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जैसे ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सभी के सभी क्या हैं, फंजाई के एग्जाम्पल हैं। अभी हम ये जानने के बाद कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं, उसके बाद पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पर रहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर लाइक एल्गा एंड फंजाई।
यहाँ पर कहने के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं। सिंगल सेल का कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, एल्गा हो सकता है, कुछ प्रोटोजोआ हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, जैसे एल्गा हो सकता है, फंजाई हो सकता है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हैं। They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. They also found inside the bodies of the animal including humans. Some microorganisms grow on the other organisms while some exist freely. यहाँ पर कहने के जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं ये बहुत सारे वेरिंग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। कुछ पाए जाते हैं हॉट एनवायरनमेंट में और कुछ कोल्ड एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ आइस में भी पाए जा सकते हैं और कुछ हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जा सकते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। अगला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी जो हम हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज। यहाँ पर कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचाते हैं। हम सभी देखने वाले हैं कि इनसे हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन से मिलते हैं और इनसे बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनसे किस तरह बेनिफिट उठा रहे हैं, सभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर इमेज में एक और एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिखाया क्या है? वायरस का। अभी हम पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अगला टॉपिक ये है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड की तरह काम करते हैं, यानी हमारी हेल्प करते हैं या तो किसी न किसी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में या फिर किसी और सर्विस को जो हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज फॉर द वेरियस पर्पस, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कर्ड बनाने में मदद करते हैं, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड सिंस एजेस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें एल्कोहल का प्रोडक्शन करने में भी मदद करते हैं और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में मदद करता है? एल्कोहल के। और इसी के साथ साथ हमें ब्रेड वगैरह बनाने में भी मदद करता है। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या है? फ्रेंडली यूजेज हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ जो फ्रेंडली दूसरा फंक्शन है इनका, जो एज अ फ्रेंड काम करते हैं, ये दोस्त की तरह काम करते हैं, वो है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करना। जो हमारा इन्वायरमेंट उसमें हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिग्रेड करके उसे सेफ़ और क्लीन बना देता है इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ द एनिमल फेसेस आर ब्रोकन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय द बैक्टीरिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगला जो एनवायरनमेंट को एज अ क्लीनर भी कहा जाता है इनको, क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जो भी हम पील्स वगैरह वेजिटेबल के छिक्कल वगैरह छोड़ते हैं या फिर जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, जब प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है उसको भी डिग्रेड करने का काम करता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट क्लीनर का भी काम करते हैं। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया also used in the preparation of the medicine in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing atmospheric nitrogen. और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स उसका यूटिलाइजेशन कर सकें और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। और इन्हीं बैक्टीरियाज या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं उन्हें नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सर। कई बार ये पूछा जा चुका है एमयू के 9th एंट्रेंस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी जो कर्ड, दही और ब्रेड को हम बनाते हैं उसको किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके प्रिपरेशन में मदद करते हैं हमारी। द मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो जो दूध होता है उसको दही में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। डायरेक्ट पूछ लेता है या फिर बैक्टीरिया का नाम पूछ लेता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। नीचे हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज कर रही है कि मैंने अपनी मदर को देखा था कि वो दूध में कुछ कर्ड ऐड करती हैं। तो जो कर्ड ऐड करती हैं वो एज अ इनोक्यूलम काम करता है। क्या काम करता है? इनोक्यूलम, यानी उसके अंदर कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस लैक्टिक एसिड से जो मिल्क होता है हमारा वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट आगे। द कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं?
बैक्टीरिया होता है पहली बात, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये भी पूछा जा चुका है। एंड इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। जो मिल्क के अंदर क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। तो बैक्टीरिया का यूज़ चीज़ बनाने में भी किया जाता है, पिकल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हम बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली, भटूरा इज़ कर्ड। जैसे हम जानते हैं कि कर्ड का यूज़ रवा, सूजी में, इडली बनाने में और भटूरा बनाने में भी किया जाता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ द राइस इडली। जो चावल की इडली होती है उसके भी फर्मेंटेशन में कौन मदद करता है, बैक्टीरिया और ईस्ट मदद करते हैं। अभी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखाया है, एक्टिविटी कराई थी। इन्होंने क्या किया था, इसमें मैदा ली और उसमें कुछ ईस्ट पाउडर डाला, जिससे क्या हुआ कि ये जो मैदा थी वो उठ गई, इसमें प्लफिंग हो गई। प्लफिंग क्यों हुई, क्योंकि जो ईस्ट था इसके अंदर, ईस्ट ने क्या काम किया है, CO2 को प्रोड्यूस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से ये फ्लफी हो गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एमई के एंट्रेंस में कि जो मैदा में अगर हम ईस्ट पाउडर डाल देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है ईस्ट, जो उसके अंदर बन चुका था। अब इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस rapidly and produce carbon dioxide during the respiration, bubbles of the gas fills the dove and increase the volume। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ईस्ट है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और इसके साथ जो ये गैस प्रोड्यूस करता है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जिसकी वजह से जो डव जो आटा है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि जो गैस रिलीज होती है उससे ये फ्लफी हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक्स। और यही बात जो इसका ये गैस प्रोड्यूस करता है, इसी को हम यूज़ करते हैं अपनी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से हम ब्रेड्स बना पाते हैं, पेस्ट्रीज़ बना पाते हैं और केक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो मैदा होती है वो फ्लफी हो जाती है। अगला कमर्शियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कमर्शियल यूज़ यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका बड़े स्केल पर यूज़ करना। तो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसेटिक एसिड, जिसे विनेगार भी कहा जाता है यानी सिरका। तो जो कमर्शियल यूज़ में हम किए करते हैं इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एक बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, वाइन के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और एसेटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। द ईस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो जो ईस्ट है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एल्कोहल के लिए और वाइन शराब के लिए हैं। इनके लिए किसका, ईस्ट का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ईस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, या फिर ये पूछ लेंगे कि वाइन या एल्कोहल के प्रोडक्शन में किस चीज़ का यूज़ किया सकता है, तो ईस्ट का यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड, वाइन, एल्कोहल वगैरह भी बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो ईस्ट किसके लिए यूज़ किया था, एल्कोहल के लिए और वाइन के लिए। For this purpose, the yeast is grown on the natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices। या तो फ्रूट जूस या फिर व्हीट या फिर राइस या बार्ले, इनके ग्रेन्स पर क्या किया जाता है, जो ईस्ट है उसको ग्रो किया जाता है, और उसके ग्रो होने से ही एल्कोहल वाइन्स का प्रोडक्शन होता है। और अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे हर दूसरे साल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यह है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन हर दूसरे तीसरे साल पूछी जाती है एमयू एंट्रेंस के अंदर। तो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है, जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। और ये प्रोसेस किसने दी थी, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लुईस पास्चर ने डिस्कवर की थी। कब की डिस्कवर की थी, 1857 में। आपको ये याद रखना है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो शुगर होता है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जो प्रोसेस थी फर्मेंटेशन की वो 1857 में डिस्कवर की गई थी, किसके थ्रू, लुईस पास्चर के थ्रू। अगला है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने क्या देखा, लार्ज स्केल पे यूज़ देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बड़े स्केल पे प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। हम ईस्ट का प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं इडली डोसा वगैरह बनाने के लिए। तो अभी हमने फिर देखा फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है। फर्मेंटेशन जिसमें रॉ शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फिर देखा हमने इसको डिस्कवर किसने किया, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया, 1857 में डिस्कवर किया। अब अगला देखने वाले हैं कि मेडिकल यूज़
क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, या जैसे पेनिसिलिन एक एग्जाम्पल है, इसी तरह की हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं। तो इन सब मेडिसिन का सोर्स क्या है, कहाँ से हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी मेडिसिन हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़्यादातर कहाँ से बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाई जाती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या काम होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है कि जो भी डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, उस डिजीज़ का जो करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरा, उसको या तो ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर उसको डेड कर देती है। और इन सभी मेडिसिन को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। Now next is, these days a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi like streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the example of the antibiotics। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ज़्यादातर किस तरह बनाई जा रही है एंटीबायोटिक, या तो बैक्टीरिया से या फिर फंजाई से। कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, इन सबको बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया गया है। आगे यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बॉक्स के 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एक डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर था, यानी उसको ग्रो कर रहे थे, उस पर ये काम कर रहे थे। उसमें क्या हुआ कि सडनली कुछ स्पोर्स गिर गए, किस चीज़ के, जो ग्रीन मोल्ड था उनकी प्लेट्स पर, और उस ग्रीन मोल्ड के गिरने की वजह से जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लेट में ग्रो कर रहे थे उनकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। और हालांकि कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर भी गए, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हमने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर कर दी एंटीबायोटिक्स। और यहीं से पहली जो पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलियम भी कहा जाता है, उसको डिस्कवर किया गया था। ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए थे कुछ एंटीबायोटिक्स के, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उनको कहाँ से बनाया जा सकता है, बैक्टीरिया फंजाई से बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज़। और इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उनसे बचने के लिए यूज़ किया जा सकता है। The antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial and infections in animals. They are also used to control many plant diseases। और बहुत सारी प्लांट की डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। It is important to remember that the antibiotic should be taken only by the advice of the क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी ये कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उनको किसी न किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस के बाद ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ और उसके बाद अपने आप ले लिया, बिना डॉक्टर की कंसल्ट के मेडिसिन कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जितना टाइम डॉक्टर बताए उसके हिसाब से लेनी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट कॉज और रियल इफेक्ट इन फ्यूचर। यानी अगर आपने सही डोज जितनी बताई गई थी इतनी नहीं ली, और अगर आपको ज़रूरत नहीं थी तब ले ली, तब इससे क्या होगा, जब आपको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत होगी तो वो इतनी इफ़ेक्टिव आप पर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको जब ज़रूरत नहीं थी तब आपने एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा ले चुके थे। द एंटीबायोटिक्स टेक इन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और दूसरा इसका जो हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर आप बिना किसी ज़रूरत के एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रह रहे थे उनको ये डैमेज कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एंड दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये क्वेश्चन भी MU 9th एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि जो एंटीबायोटिक हैं वो किस पर इफेक्टिव नहीं होती हैं। कॉमन कोल्ड पर इफेक्टिव नहीं होगी और फ्लू पर इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ये किससे होती हैं, ये डिजीज़ होती हैं फंजाई से, और फंजाई वायरस से, और वायरस पे कोई इफेक्ट एंटीबायोटिक्स का नहीं होता है। किससे होती हैं ये, वायरस से, और वायरस पे कोई इफेक्ट एंटीबायोटिक्स का नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती हैं। तो जो कॉमन कोल्ड हैं और फ्लू है इसके लिए हम एंटीबायोटिक नहीं लेते। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखें। और अब अगला टॉपिक आने वाला है वैक्सीन। यानी अब हम देखेंगे कि वैक्सीन जो हम लगवाते हैं इसको किस तरह बनाया जाता है और इसका एम क्या है और क्यों हम इसको लेते हैं। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। ये कह रही है कि वैक्सीनेशन जो बच्चों को दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, उसका पर्पज़ क्या है। When a disease carrying microbe enter our body, the body produces antibodies to fight the invader।
जब कभी कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है, उनसे लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, जो भी बाहर का कोई आता है हमारी बॉडी के अंदर, उनको मारने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है, ताकि जो भी फॉरेन इन्वेडर हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, कोई माइक्रोब हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, जिस तरह का हो, कोई भी अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एंड द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। और मान लो कोई एक टाइप का, मान लीजिए बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया और हमारी बॉडी ने उसको मार गिराया, और अगर वही बैक्टीरिया दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी को ये पता रहता है, वो याद रखती है कि किस तरह से इसको मारना है। इन फ्यूचर जब कभी भी वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी उसको दोबारा से डिटेक्ट करेगी और उन्हीं एंटीबॉडीज़ के थ्रू मार देगी। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies, and the antibodies remain in the body and we are protected from the diseases। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कभी हम या तो वीकेंड फॉर्म माइक्रोब्स की या फिर डेड या फिर वीकेंड फॉर्म अगर हम अपनी बॉडी के अंदर इन माइक्रोब्स की डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उनसे पहले ही परिचित हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि किस तरह का माइक्रोब्स है और इस माइक्रोब से किस तरह उसको लड़ना है, और इसी को वो क्या करती है, हमारी बॉडी पूरी ज़िंदगी के लिए हमेशा याद रखती है, ताकि दोबारा जब एक्चुअल, अभी हम क्या करते हैं, डेड या तो मरा हुआ या फिर इतना कमज़ोर अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं इसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, कि उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को सिर्फ इतना पता लग जाए कि इस टाइप का जो माइक्रोब है उससे किस तरह लड़ना है, और वो इसको हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखती है। एक्चुअल में देखा जाए तो वैक्सीन के थ्रू क्या करते हैं हम, जो डिजीज़ करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो डिजीज़, एक मिनट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे ही सोचेगा तो वो तो सोचेगा भाई डिजीज़ वो तो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम अपनी बॉडी के अंदर क्यों डाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको या तो मरे हुए लेते हैं या फिर इतने कमज़ोर लेते हैं कि वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर ना डाल पाएँ। तो इसीलिए क्या कहता है, जो वीकेंड फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ करने वाले की, उनको हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बना सके और उसको याद रखे कि इस तरह का भी कोई फॉरेन इन्वेडर होता है, यानी डिजीज़ करने वाली कोई चीज़ होती है और उससे वो लड़ पाती है। और इन फ्यूचर जब कभी असली वाली जो डिजीज़ करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी इसको मार गिराती है, चाहे वो कितना ही तगड़ा क्यों ना हो। इसी तरह अभी जो कोविड-19 की जैसे वैक्सीनेशन चल रही है, उसमें क्या है, तो उसमें भी जो उसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको बनाकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया जा रहा है, ताकि हमारी बॉडी पहचान सके कि इस तरह का कोई फॉरेन इन्वेडर है, और इन फ्यूचर जब कभी अगर एक्चुअल वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ के थ्रू उसको मार देगी। और यही सब प्रोसेस था जो हम देख चुके हैं कि किस तरह वैक्सीन वर्क करती है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। Some of the disease like cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis B can be prevented by vaccination। यानी वैक्सीनेशन का यूज़ करके कुछ डिजीज़ जैसे कोलेरा हुई, ट्यूबरकुलोसिस हुई, स्मॉलपॉक्स हुई, हेपेटाइटिस हुई, इन सबको वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला आता है कि सबसे पहली वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉलपॉक्स। तो अभी स्मॉलपॉक्स की जो वैक्सीन थी, जिस तरह अभी कोविड-19 चला, इसी तरह से एक टाइम पर स्मॉलपॉक्स बहुत ज़्यादा दुनिया में चला था। तो इसकी जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी सबसे पहले, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट भी किया गया था स्मॉल पॉक्स होने से। कब डिस्कवर की थी, 1798 में। ये क्वेश्चन भी MU 9th एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, आप इनको याद रखें। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट। यहाँ पर कह रहे हैं कि बचपन में आपको बहुत सारी डिजीज़ से बचने के लिए वैक्सीन्स दी गई होंगी। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, उनमें आपको इंजेक्शंस की फॉर्म में आपको बचाने के लिए बहुत सारी बीमारियों से क्या किया जाता है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन किया जाता है। तो आप उनके लिस्ट बनाएं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। और ये ज़रूरी है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको इन डिजीज़ से बचाया जा सके। नेसेसरीली वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बी हॉस्पिटल्स। यहाँ पर ये वही एग्जांपल बता रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन जैसे पहले चलती थी, अभी प्रेजेंटली कोविड-19 की वैक्सीन हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू द इरेडिकेशन ऑफ फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और उस टाइम पर, अभी तो ये बुक भी अपडेट नहीं हुई है, तो उस टाइम पर क्या था कि स्मॉल पॉक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैला रही थी पूरी दुनिया में, और उसकी वजह से डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसी वैक्सीनेशन के थ्रू हम क्या कर पाए हैं, दुनिया के ज़्यादातर पार्ट से जो स्मॉल पॉक्स थी उसको इरेडिकेट, ख़त्म कर चुके हैं। यानी अब इतनी ज़्यादा डिजीज़ स्मॉल पॉक्स की देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम वैक्सीनेशन के थ्रू इस डिजीज़ को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस समय जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है वो एक बड़े स्केल पर होता है, लार्ज स्केल पे, ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो अगला जो फ्रेंडली इफेक्ट जो ह्यूमन बींग्स पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इंक्रीज़ की जाती है। किस तरह के, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो प्लांट एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, उसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकें। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल एंड नाइट्रोजन इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये भी पूछा जा चुका है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर किसे कहा जाता है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। फिर यहाँ पर दो पिक्चर दिखाई गई हैं। यहाँ पर क्या गया है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहा जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा का क्या काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होता है। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सर के एग्जाम्पल हैं। सो अब अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो बेनिफिशियल फंक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में। तो इनका काम क्या होता है कि जो भी हम देख चुके हैं पहले ही कि जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट के, एनिमल्स के, तो ये क्या करते हैं, उन डेड रिमेन्स को कन्वर्ट कर देते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट्स था, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होंगे, कुछ प्रोटोजोआ होंगे, और यही सब कुछ क्या करेंगे, उस डेड रिमेन पर अटैक करेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर उसको सिंपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, इस तरह के एलिमेंट्स में तोड़ देंगे। और वो एलिमेंट्स क्या होगा, बाद में सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और इस तरह जो इन्वायरमेंट था उसको क्लीन करने का काम कर जाते हैं। इसी तरह इनको क्या कहा जाता है, एनवायरमेंट क्लीनर भी कहा जाता है। एनवायरमेंट क्लीनर भी कहा जाता है, यानी ये एनवायरनमेंट को साफ़ करने का काम करते हैं। तो इस तरह ये एक और बेनिफिशियल काम हुआ, जो फ्रेंडली काम हम कह सकते हैं, एनवायरनमेंट में उसको क्लीन करने का काम कर रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में ये है, दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही बात की है इन्होंने, जो हम पहले ही कर चुके हैं, कि जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो, उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएँ और प्लांट उसका यूज़ कर सकें। एंड दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल्स and thus the microorganisms can be used to degrade the harmful and the smelly substance and thereby clean up the environment। यानी जो स्मेली सब्सटेंस था, यानी कोई प्लांट या एनिमल मरता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो अब एनवायरनमेंट में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर देंगे तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर अब ना तो कोई स्मेल आएगी, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनका एक बेनिफिशियल यूज़ भी हो गया कि उनसे जो न्यूट्रिएंट्स निकालने थे, जो सिंपल सब्सटेंस निकालने थे, उन्हें निकाल कर सॉइल में मिक्स कर दिया गया है, और अब प्लांट्स और एनिमल्स उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा पहले, फिर हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके कुछ इमेजेस देखी, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरह हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो फिर हमने देखा उनके दो फंक्शन होते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकता है और दूसरा उनका हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। तो अभी इस वीडियो में हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनका जो जितने भी बेनिफिशियल फंक्शंस थे, यानी हम उनसे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं या वो हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। और अभी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या देखेंगे, हम उनसे देखेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज़ करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं हर साल, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।
थैंक यू।